हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्णों का उच्चारण स्थान। किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें पहला नंबर आता है स्वर। स्वरों का उच्चारण जिह्वा और ताल के सहारे होता है। स्वरों का उच्चारण जो है जिह्वा व ओष्ठ के सहारे होता है। इस आधार पर हम स्वर के 3 भेद कर सकते हैं। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। पश्चात पिछले भाग से। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर जिह्वा के अग्रभाग से होता है, ऐसे वर्ण इस प्रकार हैं। ह्रस्व दीर्घई ए ऐ, ये 4 वर्ण जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं। उच्चारण करते समय जिह्वा के मध्य भाग से जो स्वर उच्चारित होता है वह केवल और केवल अ होता है। जिह्वा के पश्च भाग से पिछले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर आ है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है तथा औ है। ये जो हुआ जिह्वा के ओष्ठ के सहारे उच्चारण होता है। इस आधार पर इसके 2 भेद हैं। जिह्वा का पहला भेद है कि जिह्वा का कौन सा भाग उठता है। जिह्वा का कौन सा भाग उठता है।
इसके आधार पर स्वर के 3 है। पहला अग, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। दूसरा है होठों की गोलाई का आधार। होठों गोलाई का आधार। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। पहला वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। अब हम पहले के बारे में, वृत्तमुखी। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार हो जाते हैं, ऐसे वर्णों को हम वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। इसमें ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ओ तथा औ है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अवृत्तमुखी। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा होठ जो है गोलाकार नहीं होते, ऐसे स्वरों को हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अ है, आ है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए तथा ऐ। ये स्वर जो हैं अवृत्तमुखी हैं। इसके पश्चात अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को हम 8 भागों में बांटे हुए हैं। पहला है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है स्पर्श संघर्षी,
चौथा है नासिक। पांचवा है पार्श्विक। छठा है अर्धस्वर। सातवां है उच्छेद। और आठवां अथवा अंतिम वर्ण है प्रकंपित। अब हम देखेंगे पहला स्पर्शी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु वाग यंत्र के किसी न किसी अवयव का स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 16 है। क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। यही 16 व्यंजन वर्ण स्पर्शी हैं। इसके बाद संघर्षी आता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव इतने नजदीक आ जाते हैं कि श्वास वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके मार्ग जो है बहुत सकरा हो जाता है, इसलिए इन वर्णों को संघर्षी नाम दिया गया है। इनमें संघर्षी में तालवी स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, ख, ज तथा फ है। तीसरा नंबर स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श में समय अधिक लगता है और उच्चारित होने के बाद थोड़ा संघर्ष करता हुआ प्रतीत होते हैं, ऐसे वर्ण स्पर्श संघर्षी कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 है।
इसके बाद अगला नंबर आता है नासिक्य का। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिकांश मात्रा में नाक के माध्यम से बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को, ऐसे व्यंजन वर्णों को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। पांचवा नंबर है पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का, अर्थात जिसके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूए को छूता है और श्वास वार स्पर्श करती हुई बाहर, बगल से बाहर निकल जाती है, ऐसे वर्ण को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है अर्धस्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वाद यंत्र के किसी भी अवयव का स्पर्श किए बिना बाहर निकल जाती है, ऐसे वर्णों को हम अर्धस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, य और व। सातवां है उच्छिष्ट। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्छिष्ट का अर्थ होता है उठाकर फेंका हुआ, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे आती है, जिह्वा के इस क्रिया को उच्छिष्ट कहा जाता है। उच्छिष्ट वर्णों की संख्या 2 है, ड और ढ। इसके बाद अगला नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा छूट रहा है? पार्श्विक, संघर्षी, प्रकंपित। 8वां है प्रकंपित। यहां नहीं लिखी प्रकंपित। प्रकंपित वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा को 2-3 बार कपाती हुई बाहर निकल जाती है, ऐसे वर्ण को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। इसकी श्रेणी में र वर्ण आता है। फिर से देख लीजिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन है
व्यंजन को 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, अर्धस्वर, उच्छिष्ट तथा प्रकंपित। अब जिन 8 का उल्लेख मैंने विधिवत आप लोगों को बता दिया है। आशा है यह बताया हुआ आज का टॉपिक जो है आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।